आज का जो टॉपिक है वो है गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर में सबसे पहले हम इसके जो रूलर्स थे इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स देख लेते हैं। इधर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स लिखे हुए हैं, इधर इन्होंने जो टाइटल्स ली थी वो उनके नाम लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आता है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने राजा और महाराज की टाइटल ली थी। और उसके बाद आता है घटोत्कच। घटोत्कच ने महाराजा की टाइटल ली। और जो चंद्रगुप्त प्रथम है, थर्ड नंबर पे आता है, ये महाराजा धीराज की इसने टाइटल ली। और जो फोर्थ नंबर पे आता है वो है समुद्रगुप्त। सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलर है गुप्त साम्राज्य का वो है समुद्रगुप्त। इसने महाराजा धीराज की टाइटल ली। और उसके बाद में रामगुप्त आता है। रामगुप्त कोई भी टाइटल नहीं लेता है। और जो चंद्रगुप्त है वो चंद्रगुप्त सेकंड, ये विक्रमादित्य या साकरी की उपाधि भी लेता है। साकरी का मतलब इसे ना शकों को हराया था, शकों को पराजित करने वाला साकरी, इसने उपाधि ली थी। उसके बाद में आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि ली। और जो स्कंदगुप्त है लास्ट रूलर, इसने क्रमादित्य की अगर गुप्ता एम्पायर के फाउंडर की बात करें अगर गुप्ता एम्पायर के फाउंडर की बात करें तो हम दो चीज़ें देखते हैं। एक तो साहित्यिक स्रोतों के अनुसार अगर जो देखें तो श्रीगुप्त को माना जाता है। और अगर जो हम वास्तविक संस्थापक देखें, एक्चुअल फाउंडर जो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता चलता है, वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ये 319 AD में ये माना जाता है कि इसने संस्थापना की। अगर जो साहित्यिक स्रोतों को देखें तो श्रीगुप्त होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच आता है 300 AD में। और चंद्रगुप्त जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम, ये 319 AD में आता है। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त आएंगे। उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है जिन्होंने। अब हम सबसे पहले देखते हैं गुप्ता एम्पायर जो है 319 AD से लेकर के 550 AD तक चलता है। और इसमें साहित्यिक स्रोतों के अनुसार देखें तो एक्चुअल फाउंडर किसे माना जाता है, ये श्रीगुप्त को माना जाता है। साहित्यिक स्रोतों के अनुसार गुप्त वंश का संस्थापक, ये प्रयाग प्रशस्ति में हमें श्रीगुप्त का उल्लेख मिलता है। और 375 AD में इसने गुप्त वंश की स्थापना करी। और इसने राजा या महाराज की उपाधि भी ली थी। और दूसरा देखें तो घटोत्कच जो है ये 300 AD में आता है। 300 AD में आता है। ये श्रीगुप्त का बेटा था और इसने महाराज की उपाधि ली थी। और पूना और जो रिद्धपुर है, पूना और रिद्धपुर, और यहाँ से हमें ताम्रपत्र मिल रहा है जहाँ से हमें ये जो प्रभावती से रिलेटेड है, इसमें घटोत्कच गुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और अगर जो एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी को देखें तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त को माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ये 319 AD में शासक बना। और सबसे पहले हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में ही देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर के 350 AD तक रहता है। 319 AD में इसने गुप्त संवत स्थापित किया। तो ये ध्यान रखना है, गुप्त संवत कब स्थापित हुआ, 319 AD में। किसने, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने स्थापित किया गुप्त संवत को, यानी गुप्ता एरा से रिलेटेड, या गुप्ता एरा और कैलेंडर्स ये इशू किया इसने, गुप्त संवत। और चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि ली। चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि ली। और इसने लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया। और कुमार देवी चंद्रगुप्त नाम के स्वर्ण सिक्के भी इसने चलाए थे। तो फिर चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी चंद्रगुप्त नाम के स्वर्ण सिक्के भी चलाए थे, ये भी ध्यान रखना। अब देखते हैं जो सेकंड रूलर था समुद्रगुप्त। ये जो समुद्रगुप्त है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा जिसको माना जाता है गुप्ता एम्पायर का, वो है समुद्रगुप्त। इसका जो है वो अदर नेम हमें काच भी देखने को मिलता है। और अगर जो इसके बारे में जानकारी की बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और ये मंत्री भी था। और अगर जो हम प्रयाग प्रशस्ति में हमें समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। अब विजय अभियान का उद्देश्य क्या था, इसका मोटिव क्या था, तो धरणी बंध। क्या था, धरणी बंध। धरणी बंध का मतलब क्या होता है, पृथ्वी को बांधना। धरणी बंध का मतलब क्या होता है, पृथ्वी को बांधना। और समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड देखें तो ये 335 से लेकर के 380 AD तक इसका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कुछ स्टेप्स को अपनाता है। सबसे पहले हम उन स्टेप्स को देख लेते हैं, स्टेप 1, 2, 3 करके। तो स्टेप 1 में क्या होता है, आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित करता है समुद्रगुप्त। और उनका राज्य अपने राज्य में मिला लेता है। 9 शासकों को हराया, आर्यावर्त के 9 शासकों को हराया समुद्रगुप्त ने। और इसको राज्य प्रभुत्व भी बोलते हैं, राज्य
प्रसभोद्रण भी बोलते हैं, राज्य प्रसभोद्रण भी बोलते हैं। आर्यावर्त के 9 शासकों को जो पराजित किया उसको, ये जो 9 शासकों को इसने पराजित किया था, इसको भी 2 पार्ट्स में इसको देखा जाता है। 2 बैटल्स में इसने ये पराजित किया था। जो इसका फर्स्ट बैटल जो इसका था, इसमें अच्युत देव ये अक्षत्र के शासक थे, और नागसेन ग्वालियर के शासक थे, और गणपत नाग ये मथुरा के थे। आर्यावर्त की जो विजय है समुद्रगुप्त की दिग्विजय कहलाती है। आर्यावर्त की विजय समुद्रगुप्त की दिग्विजय कहलाती है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि आर्यावर्त की जो विजय है ये इसको क्या कहा जाता है, दिग्विजय कहा जाता है। जो इसका सेकंड बैटल था, इसमें समुद्रगुप्त ने 9 शासकों को हराया, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है रुद्रसेन कौशाम्बी के थे। रुद्रसेन कहाँ के थे, कौशाम्बी के शासक थे। और अच्युत देव कहाँ के थे, अच्युत देव कहाँ के थे, अच्युत देव ये अक्षत्र के शासक थे। नागसेन ग्वालियर के शासक थे, और जो गणपत नाग हैं ये मथुरा के शासक थे, ये ध्यान रखना है। स्टेप 2 में देखें तो इसने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को पराजित किया और उन्हें कर के बदले शासन करने की अनुमति दे दी। ऐसा क्यों? क्योंकि दक्षिणापथ में जो जो दक्षिण के राजा थे ना, यहाँ ये उत्तर भारत में शासन करता था। यहाँ से आने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता होता, तो यहाँ पे डायरेक्ट तो शासन कर नहीं सकता था। तो यहाँ के 12 राजाओं को हराया और यहाँ पे टैक्स के बदले यहाँ पे शासन करने को, वहीं के शासकों को टैक्स के बदले शासन करने की अनुमति दे दी। इसको ग्रहण मोक्षानुग्रह भी बोला जाता है। ग्रहण मोक्षानुग्रह, पहले इसने राज्य को ग्रहण किया और फिर उनके अनुग्रह पे उनको मोक्ष प्रदान कर दिया, तो ग्रहण मोक्षानुग्रह भी इसको बोला जाता है। ये जो दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया इसको। और जो दक्षिणापथ की विजय को समुद्रगुप्त की धर्म विजय भी बोलते हैं। धर्म विजय क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो पहले तो इसने राज्य को जीता और फिर वहीं पे रूल करने के लिए इसने अनुमति दे दी, तो इसको धर्म विजय भी बोला जाता है। और जो आर्यावर्त के जो राजाओं को हराया उसको समुद्रगुप्त की दिग्विजय बोला जाता है, उसको समुद्रगुप्त की दिग्विजय बोला जाता है, उसको वो भी थोड़ा ध्यान रखना है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना है। ये कौशल के महेंद्र थे, महाकौशल से रिलेटेड थे। और वेंगी का अस्थि वर्मा था, और कांची से ये विष्णु गोप थे, और भी बहुत सारे थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान रखना है। अभी तक क्या क्या किया इसने? सबसे पहले तो आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया, दक्षिणापथ के इसने 12 राजाओं को हराया। अब जो आसपास के जो राजा थे ना, ये इनसे लड़ाई थोड़ी ना करना चाहेंगे, ये सोचेंगे कि यार मैं इनकी अधीनता स्वीकार कर लेता हूँ और ये फिलहाल मेरे से युद्ध ना करें, तो ऐसी कुछ स्थिति बन जाएगी। तो वही हम देखते हैं स्टेप 3 में। मथुरा से नर्मदा तक का जो क्षेत्र है, वहाँ के जो राजा होते हैं ये समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इसको परीक्षाकृत बोला जाता है, यानी सेवक के तौर पर कार्य करना। और स्टेप 4 में जो सीमावर्ती राज्य होते हैं, जो तटवर्ती राज्य होते हैं, ये जो राज्य होते हैं ये समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते हैं। और एक कामरूप असम का जो क्षेत्र था वो, ये सर्वदान प्रज्ञाकरण यानी गिफ्ट लेकर के जाते थे। स्टेप 4 में देखें तो इसने विदेशी राजाओं के साथ में इसने संबंध बनाए। कैसे? तो या तो मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित कर लो, या तो फिर जो संबंध है स्थापित कर लो, या तो फिर देवपुत्र या सहानुग्रह कुषाण, और जो शक हैं ये रुद्र सेकंड, ये देवगुप्त शाही कुषाण, इनसे इन्होंने मित्रतापूर्ण संबंध या फिर ये अपनी कन्याओं को उनका विवाह कर देते थे, या फिर उनकी कन्याओं को अपने यहाँ विवाह कर लेते थे। और शक शासक जो था रुद्र सिंह थर्ड, इसके साथ में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित कर लिया। श्रीलंका का जो शासक था महेंद्र वर्मन, उसके साथ भी इसने मित्रतापूर्ण जो संबंध है वो स्थापित कर लिया। इसीलिए यहाँ पे बिहार बनवाने के लिए इजाज़त मांगेगा महेंद्र वर्मन। इसको आत्मनिवेदन कन्यापन भी बोलते हैं, इसको आत्मनिवेदन कन्यापायन। अब समुद्रगुप्त ने जब इतना सारा काम कर लिया,
समुद्रगुप्त ने जब इतना सारा काम कर लिया, अब वो टाइटल्स लेगा या नहीं लेगा? लेगा। तो इसने टाइटल्स ली, सर्व राज्योच्छता, सर्व राज्योच्छेता। इसका मतलब क्या हुआ? सभी राज्यों को जीतने वाला, सभी राज्यों को जीतने वाला। तो समुद्रगुप्त ने लगभग सभी राजाओं को हराया, और जो इनसे मतलब डर गए या जो ऐसे हुए, उन्होंने उन्होंने मित्रतापूर्ण स्वीकार कर लिया। मित्र मतलब उन्होंने पहले से ही अधीनता स्वीकार कर ली, वो सभी चीज़ें। लिच्छवी दौहित्र भी इसको बोला जाता था, क्योंकि इसकी जो माता थी वो लिच्छवी कुल की थी। लिच्छवी दौहित्र भी बोला जाता है। कुमार देवी प्रकार के सिक्कों पर हमें देखने को मिलता है लिच्छवी दौहित्र की उपाधि भी इसने ली थी। और पृथ्वी का प्रथम वीर इसको बोला जाता है। पृथव्या प्रथम वीर किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को ही कविराज की उपाधि भी दी गई, यानी कविराज की उपाधि भी इसके पास में थी। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो इससे हम कह सकते हैं समुद्रगुप्त को संगीत से थोड़ा ज़्यादा ही प्रेम था। समुद्रगुप्त को संगीत से थोड़ा ज़्यादा ही प्रेम था। और जो कृष्ण चरितम है नाम की बुक भी इसने लिखी थी। समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरितम नाम की बुक भी लिखी थी। हालांकि बहुत सारे जो हिस्टोरियन हैं वो नहीं मानते हैं कि समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरितम लिखी थी, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है। कृष्ण चरितम जो है, अगर जो आ जाए किसने लिखी थी, अगर जो समुद्रगुप्त ऑप्शन में है तो हम समुद्रगुप्त को ही लगाएंगे ये चीज़। अब इसने इतना सारा काम कर लिया, अब ये क्या करेगा? ये अश्वमेध यज्ञ करेगा, यानी अश्वमेध पराक्रम इसको बोला जाता है। इसने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली। इसका मतलब क्या है? ये जो है अश्वमेध यज्ञ करता है और कॉइन्स चलाता है, गोल्ड कॉइन्स। समुद्रगुप्त ने गोल्ड कॉइन्स चलाए, जिसमें अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए, वीणा वादन प्रकार के सिक्के चलाए। क्यों? क्योंकि वीणा वादन के प्रकार के सिक्के क्यों चलाएगा? क्योंकि ये मतलब कविराज इसको बोला जाता था। वीणा वादन या मतलब इसके सिक्कों पर हमें समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखता है। और ये जो इसकी जो आकृति थी, लक्ष्मी की आकृति हमें समुद्रगुप्त के सिक्कों पे देखने को मिलता है। और व्याघ्रहंता प्रकार के सिक्के किसने चलाए? समुद्रगुप्त ने चलाए व्याघ्रहंता प्रकार के सिक्के। गरुड़ प्रकार के सिक्के किसने चलाए? तो ये भी समुद्रगुप्त ने चलाए थे, क्योंकि गरुड़ जो था इसका मतलब राष्ट्रीय चिन्ह बोल सकते हैं, जो झंडे पे था, वो गरुड़ प्रकार के सिक्के इसने चलाया। और इसके दरबार में वसुबंध नाम का विद्वान भी रहता था। इसके दरबार में वसुबंध नाम का जो विद्वान था ये भी रहता था। इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। अब जो समुद्रगुप्त के बाद में जो नेक्स्ट रूलर आता है वो है रामगुप्त। रामगुप्त के साथ में ना बहुत ही बहुत ही विचित्र घटना घटती है। इसके टाइम पे शकों ने आक्रमण किया, मतलब शकों ने, ऐसा माना जाता है, शकों ने रामगुप्त की पत्नी जो थी ध्रुवस्वामिनी या ध्रुव देवी, इनका अपहरण कर लिया। और रामगुप्त के जो भाई थे देवगुप्त, ये या देवराज बोलते हैं, इन्होंने शकों को पराजित किया। देवगुप्त क्यों गया था? क्योंकि रामगुप्त की ना इतनी क्षमता नहीं थी कि ये जाके शकों को पराजित करे और अपनी वाइफ को ले आए। तो देवगुप्त गया और शकों को पराजित किया और ध्रुवस्वामिनी को छुड़ा करके लाया, या ध्रुव देवी को छुड़ा करके लाया, और फिर रामगुप्त की हत्या कर दी और ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। और फिर ये राजा बन गया चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से। चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से राजा बन गया देवगुप्त। ये ध्यान रखना है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की है, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की है। उसमें हमें ये शकों ने रामगुप्त की पत्नी को अपहरण इसका कर लिया था। ये हमें कहाँ से देखने को मिलता है? देवी चंद्रगुप्तम से मिलता है, विशाख दत्त की है ये। इसको थोड़ा ध्यान रखना है। और ये जो चंद्रगुप्त सेकंड, रामगुप्त और ध्रुव देवी की कहानी जो है ना, कि ध्रुव देवी को शकों ने अपहरण कर लिया था और रामगुप्त छुड़ाने के लिए गया नहीं था छुड़ाने के लिए। और ये जो देवगुप्त था यानी चंद्रगुप्त सेकंड, ये जाता है। ये जो कहानी है हमें हर्षचरित से भी देखने को मिलती है, बाणभट्ट ने लिखी है, और काव्य मीमांसा से भी हमें देखने को मिलती है, राजशेखर ने लिखी है, और नज्म उल बरहीन से देखने को मिलती है, जो अबुल हसन ने लिखी थी। इसके अलावा और भी जानकारी है, लेकिन ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ये कहानी हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? हर्षचरित, काव्य मीमांसा और नज्म उल बहरीन। उसके बाद में जो नेक्स्ट रूलर आता है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त सेकंड इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, मतलब चंद्रगुप्त हमें 2 नाम देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हिस्टोरियन ने इसको सेकंड बोल दिया।
इसने शकों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया और सकारी की उपाधि ली। सकारी की उपाधि किसने ली? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली थी। यानी कि सकारी का मतलब क्या होता है? शकों का शत्रु या शकों को पराजित करने वाला। शक शासक कौन था? रुद्र सिंह थर्ड था, रुद्र सिंह थर्ड। और शकों को हराने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने चांदी के सिक्के, रजत सिक्के चलाए। तो गुप्त साम्राज्य में या गुप्ता डायनेस्टी में जो चांदी के सिक्के हैं यानी रजत सिक्के, ये चलाने वाला पहला जो रूलर बना वो कौन था? ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय या इसको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी बोलते हैं। इसको चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है थोड़ा। इसने रजत सिक्के चलाए या चांदी के सिक्के, जिन्हें रजत सिक्का बोला जाता था, इसने चलाए। इसके पहले समुद्रगुप्त ने क्या सिक्के नहीं चलाए थे? तो वो गोल्ड कॉइन्स थे। कैसे थे? गोल्ड कॉइन्स। इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी ली और उसका जो टाइम पीरियड है 375 एडी से लेकर के 415 एडी तक माना जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो टाइम पीरियड है ये 375 एडी से लेकर के 415 एडी तक माना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 2 राजधानियां बनाई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य जो था, इसने 2 राजधानियां बनाई। पाटलिपुत्र इसकी पहली थी और उज्जैन को इसने दूसरी राजधानी बनाई। और देखो था क्या, ये जो इंडिया था ना, इसके जो दादा परदादा थे, इसके जो पापा थे, इन्होंने तो मतलब अच्छा खासा इस पे इनको रूल करने के लिए दे दिया था। अच्छा खासा इनके पास में क्षेत्र था। लेकिन जो बच गया था ना, वहाँ पे इसने क्या किया कि युद्ध नहीं करते हैं, मतलब मित्रता या मतलब संबंध बना लेते हैं, व्यवहारिक संबंध। तो इसकी जो बेटी थी प्रभावती गुप्त की शादी वाकाटक राजा के साथ में कर देता है, रुद्रसेन सेकंड के साथ में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी वाकाटक राजा जो था रुद्रसेन सेकंड, इसके साथ में इसकी शादी कर देता है और वाकाटकों के साथ में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित कर लेता है। युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही आ गए। और चंद्रगुप्त सेकंड ने शाहशाक की उपाधि भी ली थी। टाइटल ऑफ शाहशाक किसने ली? चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा ली गई थी। तो परम भागवत की उपाधि किसके द्वारा ली गई है? तो समुद्रगुप्त के भी द्वारा भी ली गई है, समुद्रगुप्त के द्वारा भी ली गई है। और जो चंद्रगुप्त सेकंड था, चंद्रगुप्त सेकंड यानी जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, उसके द्वारा भी परम भागवत की उपाधि ली गई। इसको मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ये भागवत धर्म की तरफ इसका जो झुकाव है ना, वो थोड़ा ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके नवरत्न कौन कौन से थे? तो कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, क्षणपक, वराहमिहिर, वररुचि और बेताल भट्ट और घटकरपर और शंकु, घटकरपर और बेताल भट्ट, वररुचि और वराहमिहिर और क्षणपक, धन्वंतरी, अमर सिंह और कालिदास, ये इनके नवरत्न थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो था चंद्रगुप्त सेकंड, उसके दरबार में रहते थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। अमर सिंह जो हैं ये चिकित्सक थे, इन्होंने अमरकोश बुक लिखी थी। धन्वंतरी आयुर्वेद का भगवान बोला जाता है, धन्वंतरी को आयुर्वेद का भगवान बोला जाता है। जो क्षणपक थे ये ज्योतिष विद्या के अध्यापक थे, क्षणपक ज्योतिष विद्या के अध्यापक थे। वराहमिहिर ये गणितज्ञ थे और इन्होंने बृहत संहिता बुक भी लिखी थी। बृहत संहिता किसकी है? वराहमिहिर की है, ये गणितज्ञ थे। और वररुचि जो है ये पाणिनि के अष्टाध्यायी वर्तिका नामक पर टीका लिखा था इन्होंने। पाणिनि ने अष्टाध्यायी जो थी इस अष्टाध्यायी पर एक वर्तिका मतलब थी, उस पर टीका लिखा था, टिप्पणी की थी। इसके अलावा जो आर्यभट्ट ये भी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे। आर्यभट्ट को ये मतलब खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ भी थे। इन्होंने आर्यभट्टयम बुक भी लिखी थी। शून्य का आविष्कारक माना जाता है। ग्रहण के बारे में भी बताया इन्होंने, दिन और रात के बारे में बताया कि घूर्णन गति के कारण, ये घूर्णन के कारण जो है ये दिन और रात होते हैं। और चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ही या चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे एक चीनी यात्री आता है, फाहियान।
फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आता है 399 एडी में। ये जो फाहियान है लगभग 15 वर्षों तक यहाँ पे रहता है, 414 एडी तक, और ये भारत में रहा। और इसने बुक जो लिखी थी ये थी फोक्यू की बुक। कौन सी थी? फाहियान की फोक्यू की। और चंद्रगुप्त सेकंड की जो वाइफ थी ना वो दो थी, जिसमें कुबेर नागा थी। कुबेर नागा ये नागवंश की थी, और इनसे जो है ये प्रभावती गुप्त का जन्म हुआ था। तो प्रभावती गुप्त की माता कौन थी? ये कुबेर नागा थी, नागवंश की थी। और जो ध्रुव देवी थी ये द्वितीय रानी थी। ध्रुव देवी कौन सी थी? द्वितीय रानी थी, जो रामगुप्त के बाद में। अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बाद में जो सेकंड रूलर, मतलब जो उसके बाद में जो नेक्स्ट रूलर आता है वो है कुमारगुप्त। उसके बाद कौन सा आता है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का जो टाइम पीरियड है ये 415 एडी से लेकर के 455 एडी तक देखने को मिलता है। और कुमारगुप्त के बारे में ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसने सबसे अधिक अभिलेख लिखवाए, 18 अभिलेख हमें इसी के देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक सिक्के लगभग 14 इसी ने चलवाए, इसी शासक के मिले हैं हमें। सबसे अधिक अभिलेख और सबसे ज़्यादा सिक्के किस शासक से हैं? तो कुमारगुप्त के हैं। और जो सबसे बड़ी निधि सिक्कों की ये हमें बयाना से देखने को मिलती है, भरतपुर राजस्थान, वहाँ से। और नालंदा विश्वविद्यालय को भी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी किसने करी थी? तो ये कुमारगुप्त ने ही करी थी। नालंदा विश्वविद्यालय को महायान का ऑक्सफोर्ड भी बोला जाता है। महायान का ऑक्सफोर्ड नालंदा विश्वविद्यालय को बोला जाता है। उसकी स्थापना किसने करी थी? तो ये कुमारगुप्त ने ही करी थी। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि ली, और ये सक्रादित्य की उपाधि भी ली थी इसने। और महेंद्रादित्य और सक्रादित्य की उपाधि किसने ली? तो ये कुमारगुप्त ने ली। और कुमारगुप्त ने अपने सिक्कों पर स्वयं को घुड़सवारी करते हुए दिखाया। तो घुड़सवारी करते हुए किसने दिखाया अपने सिक्कों पे? तो ये कुमारगुप्त ने दिखाया। किसने दिखाया? कुमारगुप्त। और वीणा बजाते हुए अपने सिक्कों पे किसने दिखाया था? तो ये दिखाया था समुद्रगुप्त ने। ये किसने दिखाया था? ये दिखाया। और कुमारगुप्त के जो सर्वाधिक सिक्के हैं ये हमें मयूर शैली में देखने को मिलते हैं। ये जो सर्वाधिक सिक्के कुमारगुप्त के हैं ये मयूर शैली के हैं। और कुमारगुप्त का जो प्रथम अभिलेख है ये बिलसाड़ अभिलेख, प्रथम जो अभिलेख है कुमारगुप्त का बिलसाड़ अभिलेख, ये एटा जिले में है, यूपी के एटा में है। और कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों का जिक्र मिलता है। रेशम बुनकरों का जिक्र हमें कहाँ मिलता है? तो ये मंदसौर अभिलेख से मिलता है। कहाँ से? ये मंदसौर अभिलेख से मिलता है। ये मंदसौर अभिलेख है किसका? तो ये कुमारगुप्त का है। किसका है ये कुमारगुप्त का है। और ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। कुमारगुप्त के शासनकाल में इसके शासनकाल के अंतिम वर्षों में पुष्यमित्र नाम की जाति ने आक्रमण किया। यह हमें भीतरी स्तंभ अभिलेख से देखने को मिलता है। भीतरी स्तंभ अभिलेख से हमें देखने को मिलता है। पुष्यमित्र ने किसके साथ अंतिम वर्षों में आक्रमण किया था? तो ये कुमारगुप्त के अंतिम वर्षों में आक्रमण किया था पुष्यमित्र जाति के लोगों ने। अब जो नेक्स्ट आता है कुमारगुप्त के बाद में जो नेक्स्ट रूलर है वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की जो टाइटल्स थी वो क्रमादित्य थी, परम भागवत और ये क्रमादित्य, ये टाइटल किसकी थी? समुद्रगुप्त की थी। और जूनागढ़ अभिलेख 555 एडी में जिसको लिखवाई जाए, गिरनार अभिलेख जो है इसमें गोप्ता नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। ये गोप्ता होता कौन था? तो ये प्रांतीय प्रशासक होता था। ये प्रांतीय प्रशासक होता था। गोप्ता प्रांतीय प्रशासक होता था। गोप्ता नामक अधिकारी की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ और गिरनार अभिलेख से हमें देखने को मिलती है। और स्कंदगुप्त का प्रथम अभिलेख जो है ये जूनागढ़ अभिलेख, सौराष्ट्र जिले के अधिकारी चक्रपलित द्वारा सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया गया था। तो सौराष्ट्र जिले का अधिकारी था चक्रपलित कहाँ का अधिकारी था? सौराष्ट्र का। इसने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। तो सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किसके टाइम पे हुआ? तो ये स्कंदगुप्त के टाइम पे हुआ है। किसके टाइम पे हुआ है? स्कंदगुप्त के टाइम पे हुआ है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भीतरी स्तंभ हैं
जो भीतरी स्तंभ अभिलेख है ये गाजीपुर में है, यूपी के। इसमें गुप्त वंश की वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्यमित्रों के विद्रोह और हूणों को पराजित किया, ये जानकारी किसमें मिलती है? भीतरी स्तंभ में मिलती है। और स्कंदगुप्त ने सोने और चांदी के सिक्के चलाए। स्कंदगुप्त ने सोने और चांदी के सिक्के चलाए और ये धनुर्धारी प्रकार के थे। लक्ष्मी की आकृति में बनी थी इन पे, धनुर्धारी प्रकार की जो है ये आकृति हमें देखने को, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के जिन पे लक्ष्मी की आकृति हमें देखने को मिलती है। लक्ष्मी की आकृति के सिक्के और किसने चलाए थे? तो समुद्रगुप्त ने चलाए थे। किसने चलाए थे? समुद्रगुप्त ने ये जो सिक्के थे उस पे लक्ष्मी की आकृति हमें देखने को मिलती है। और इसमें इनके सिक्कों पे नदी का चित्र मिलता है, गरुड़ के चित्र मिलते हैं और राजा का चित्र भी मिलता है। और अब इसके बाद में देखते हैं हूणों का आक्रमण। गुप्त साम्राज्य पे या गुप्त वंश पे जो हूणों का आक्रमण हुआ उसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में जानकारी हमें भीतरी अभिलेख से मिलती है। हूणों के आक्रमण के बारे में जानकारी भीतरी अभिलेख से मिलती है, ये जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। मतलब भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख, इनसे हमें हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। और इसके अलावा गार्गी संहिता है, कथा साहित्य सागर है, सरित सागर, कथा सरित सागर, गार्गी संहिता, कथा सरित सागर, इनसे भी हूणों के आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है। हूण जो है ये मध्य एशिया से आए थे। जितने भी विदेशी आक्रमण होंगे ये सारे मध्य एशिया से ही होंगे। 455 AD में हुआ था। और हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ, ये भी ध्यान रखना है। हूणों का आक्रमण किसके टाइम पीरियड पे हुआ? तो ये स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड पे हुआ। स्कंदगुप्त का वाकाटक राजा जो था नरेंद्र सेन, इसके साथ में भी संघर्ष हुआ। पहले जो वाकाटक जो राजा था उसके साथ में जो इसका जो पिता था ना, वो कुमार गुप्त, वो तो अच्छे संबंध स्थापित करके रखता है, लेकिन समुद्रगुप्त के टाइम पे आते आते बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जिससे यहाँ पे मतलब लड़ाई होने लगती है। तो नरेंद्र सेन के साथ में संघर्ष होता दिखता है। अब स्कंदगुप्त के बाद में 3 उत्तराधिकारी होते हैं। स्कंदगुप्त के बाद में उसके कितने उत्तराधिकारी थे? 3। एक तो था पुरुगुप्त, एक था कुमारगुप्त सेकंड, एक था बुद्धगुप्त और एक था नरसिंहगुप्त बालादित्य, जिसको बोलते हैं नरसिंहगुप्त बालादित्य। इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है कि गुप्त साम्राज्य के टाइम पे या गुप्त साम्राज्य का जो 3 भागों में विभाजन है ये नरसिंहगुप्त बालादित्य के टाइम पे होता है। इसने हूणों का शासक जो मिहिर था, मिहिर कुल को हराया था। इसने हूण शासक मिहिर कुल को हराया था। किसने? तो नरसिंहगुप्त बालादित्य ने हराया था। ये भी सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है ये हमें एरन अभिलेख से देखने को मिलता है, 510 AD का है। ये हमें गुप्त साम्राज्य में ही देखने को मिलता है। जो गुप्त डायनेस्टी है उसमें हमें देखने को मिलता है। सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है वो एरन अभिलेख से। और गुप्त वंश का जो अंतिम शासक है विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त। ये भी ध्यान रखना है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त। अब देखते हैं गुप्तों का प्रशासन। तो इसमें सबसे पहले जो साम्राज्य है, साम्राज्य के बाद में प्रांत आएंगे, प्रांत के बाद में जिला था, जिला के बाद में पेठ क्या होते थे? गांवों का समूह होता था। उसके बाद में ग्राम। शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम, यानी कि विलेजेस जो थे ये शासन की सबसे छोटी इकाई थी। और जो एम्पायर था शासन, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता था, राष्ट्र या राज्य, क्षेत्र, अवनी, पृथ्वी। और इसका जो शासक होता था वो महाराज ही होता था। वो कौन होता था? ये महाराज ही होता था। और जो प्रांत होते थे, प्रांतों में भुक्ति होते थे। कौन होते थे? भुक्ति। प्रांतों में भुक्ति, ये प्रशासक जो है इनको भोक्ता बोला जाता था। प्रांत को भुक्ति बोला जाता था, प्रांत को भुक्ति बोला जाता था। और यहाँ का जो प्रशासक होता था उसको भोक्ता बोला जाता था। भोक्ता प्रशासक कहाँ का होता था? तो प्रांतों का होता था, यानी भुक्ति का होता था। और जो जिला है, जिला को विषय बोला जाता था, जिला को विषय बोला जाता था। और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता था, जो प्रशासक होता था, इसको विस्पति बोला जाता था। ये नगरों को विधि कहा जाता था, नगरों को विधि कहा जाता था। और जो जिला था इसको विषय बोला जाता था और नगरों को विधि बोला जाता था। और जो पेठ है ये गाँवों का समूह होता था, पेठ गाँवों का समूह होता था। और जो शासन की सबसे छोटी इकाई है ये होती थी ग्राम, यानी कि विलेज।
अब ये जो विस्पति था, विस्पति की सहायता के लिए विषय परिषद की नियुक्ति भी की गई थी, विषय काउंसिल की। और ये जो विषय काउंसिल है ना, विषय परिषद में ये सार्थवाह, नगर श्रेष्ठी, प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ ये देखने को मिलते थे। ये आपको ध्यान आ रहे हैं, ये सीटेट में आपने पढ़ा होगा। जो सार्थवाह थे ये व्यापारी काफिले के प्रमुख होता था। व्यापारी काफिले का प्रमुख जो होता था उसे सार्थवाह बोलते थे। और प्रमुख बैंकर जो होता था वो नगर श्रेष्ठी होता था। प्रमुख बैंकर होता था वो नगर श्रेष्ठी होता था। और जो प्रधान शिल्पकार होता था वो प्रथम कुलिक होता था। प्रधान शिल्पकार प्रथम कुलिक होता था। प्रधान लेखक था या मुंशी जिसको बोलते थे, ये प्रथम कायस्थ था। प्रथम कायस्थ प्रथम लेखक होता था। और प्रथम कुलिक जो था ये प्रधान शिल्पकार होता था। नगर श्रेष्ठी प्रमुख बैंकर होता था। सार्थवाह ये व्यापारी काफिले का प्रमुख होता था। व्यापारी काफिले का प्रमुख कौन होता था? सार्थवाह। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो था, केंद्रीय प्रशासन, इसमें ये महाबलाधिकृत जो होता था ये सेनापति को कहा जाता था। महाबलाधिकृत किसको कहा जाता था? सेनापति को। संधि विग्रह किसे कहा जाता था? संधि कराने वाला जो मंत्री होता था, संधि कराने वाला जो मंत्री होता था इसको संधि विग्रह बोला जाता था। और युद्ध एवं न्याय विभाग का जो अधिकारी होता था वो दंडनायक होता था। युद्ध एवं न्याय विभाग का अधिकारी ये दंडनायक होता था। और जो राजस्व अधिकारी था वो ध्रुवाधिकरण किसे कहते थे? राजस्व अधिकारी को। और पुलिस विभाग का जो प्रमुख होता था उसको दंडपाशिक बोलते थे। दंडपाशिक कौन होता था? पुलिस विभाग का प्रमुख। और ध्रुवाधिकरण राजस्व विभाग का अधिकारी। और दंडनायक ये युद्ध एवं न्याय विभाग का अधिकारी था। और संधि विग्रह संधि कराने वाला मंत्री होता था। महाबलाधिकृत ये सेनापति होता था। महाबलाधिकृत सेनापति को कहते थे। और जो महापच्छा लटिक था, महापच्छा लटिक जो था ये भूमि के रिकॉर्ड को सुरक्षित करने वाला जो अधिकारी होता था। भूमि को सुरक्षित करने वाला जो अधिकारी था वो कौन था? महापच्छा लटिक था। महापच्छा लटिक भूमि के रिकॉर्ड को सुरक्षित करने वाला। दान विभाग का जो अधिकारी था ये अग्राहिक था। जो अग्रहारिक था, अग्रहारिक ये दान विभाग का अधिकारी होता था। प्रांतीय प्रशासन, जो प्रांतीय प्रशासन था ये प्रांतों में जो है ये जैसे मगध है, मालवा है, सौराष्ट्र है और पुंडीवर्धन, ये उत्तरी बंगाल जो है, वर्धमान बंगाल वाला जो पार्ट है वहाँ पे हमें ये प्रांत देखने को मिलते हैं। प्रांतों को भुक्ति भाग प्रदेश कहा जाता था। प्रांतों को भुक्ति या भाग प्रदेश कहा जाता था। और प्रांतों के अधिकारी उपरिक, भोक्ता, उपरिक और भोक्ता। उपरिक और भोक्ता ये अधिकारी कहाँ के होते थे? ये भुक्ति के होते थे। भुक्ति प्रांतों को बोला जाता था। जो गोप्ता था ये गोप्ता सीमांत प्रदेशों के प्रशासक थे। गोप्ता कौन होते थे? सीमांत प्रदेशों के प्रशासक कौन होते थे? गोप्ता। और जो भोक्ता थे या उपरिक ये प्रांतों के अधिकारी होते थे। और गुप्त प्रशासन की अगर जो प्रकृति की बात करें तो ये विकेंद्रीकृत थी। हालांकि पहले ये आरंभ में केंद्रीकृत होती है परंतु बाद में विकेंद्रीकृत हो जाती है। अगर ओवरऑल देखेंगे तो ये विकेंद्रीकृत ही थी। गुप्त साम्राज्य की प्रकृति कैसी थी? विकेंद्रीकृत थी। आरंभ में ये केंद्रीकृत थी लेकिन बाद में विकेंद्रीकृत हो गई। एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पदों पर नियुक्ति किया जा सकता था। एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पदों पर नियुक्ति इसकी की जा सकती थी। ये जैसे हरिसेन जो है ये इसका राजकवि भी था और मंत्री भी था। राजकवि भी था और मंत्री भी था। हरिसेन जो था ये इसका मंत्री भी था और राजकवि भी था। तो और ऐसा क्यों होता था कि इसको मतलब एक से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाती थी एक व्यक्ति की? क्योंकि अधिकारियों को वेतन के बदले में भूमिदान दिया जाने लगा था। यहाँ पे जो है ये मुद्राएं नहीं दी जाती थी, यहाँ पे पैसे नहीं दिए जाते थे। यहाँ पे जो है ये भूमिदान दिया जाता था, यानी भूमि दी जाती थी वेतन के बदले में। और गुप्त काल में भूदान प्रथा का प्रचलन बढ़ गया।
हालांकि भूदान प्रथा जो थी, ये जो भूमि देने का जो प्रचलन था, ये पहले भी होता था, लेकिन गुप्त काल में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद में सामंती जो थे, मतलब सामंत व्यवस्था, ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ जाती। और जो लैंड रेवेन्यू था, भू राजस्व था, ये 1/6 से बढ़ कर के 1/4 कर दिया गया था। यानी 1/6 भाग से बढ़ कर के 1/4 भाग कर दिया गया था। ये राजा का स्थायी भाग हो गया, राजा का स्थायी भाग। और जो उपरिक था, ये टैक्स के नाम याद रखने हैं। उपरिक जो था, ये अस्थायी किसानों से लिया जाने वाला कर था। ये टेम्परेरी फार्मर्स के द्वारा लिया जाने वाला टैक्स था। ये अस्थायी किसानों के द्वारा लिए जाने वाला जो टैक्स था, वो उपरिक था। और उद्रंग जो था, उद्रंग स्थायी किसानों से लिए जाने वाला कर था, अनाज के रूप में लिया जाता था। और जो हिरण्य था, ये नगद प्राप्त करने वाला टैक्स था, नगद प्राप्त करने वाला टैक्स हिरण्य था। और विदक भागन जो था, ये सिंचाई कर था। विदक भागम जो था, ये सिंचाई कर था। जो अमरकोश है, अमरकोश में हमें गुप्त वंश की जो, मतलब इसमें 12 प्रकार की भूमियों का वर्णन किया गया है। 12 प्रकार की भूमियों को वर्णन किया गया, जिसमें जैसे जो देवमात्रक हैं, ये वर्षा के जल पर निर्भर होती थी। देवमात्रक वर्षा के जल पर निर्भर होती थी। और जो नदी मात्रक थी, ये नदियों के जल पर निर्भर होती थी। और जो अप्रहत होती थी, वो प्रतिभूमि थी। प्रतिभूमियों को अप्रहत बोला जाता था। ये जो प्रतिभूमियाँ होती थी, उन्हें वो अप्रहत होती थी। नदी मात्रक नदियों के जल पर निर्भर होने वाली, और देवमात्रक वर्षा के जल पर निर्भर होने वाली। और जो कृषि योग्य भूमि होती थी, कृषि योग्य भूमि, ये क्षेत्र बोला जाता था। और ऐसी भूमि जो कृषि योग्य ना हो, ये खिल्ली कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? खिल्ली। खिल्ली किसे बोलते थे? तो ये खिल्ली ऐसी भूमि होती थी जो कृषि योग्य नहीं होती थी। और निवास योग्य भूमि जो होती थी, उसको वास्तु बोलते थे। बसने योग्य, वास्तु यानी बसने योग्य बोलते थे। निवास योग्य जो भूमि होती थी वो। तो ये जो था, ये हमने देखा गुप्ता डायनेस्टी के बारे में।